नमस्कार निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन। शुक्रवार 28 मई को निफ्टी ने 15,469 का आंकड़ा छूने के बाद अब तक के उच्चतम स्तर पर क्लोजिंग दी, जो रहा 15,435 और ये रिकॉर्ड स्तर जून सीरीज के पहले सत्र में दर्ज किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेड्स के लिए मंथली सेटलमेंट का प्रावधान है, जो महीने के आखिरी शुक्रवार को शुरू होता है और दूसरे महीने के आखिरी गुरुवार यानी थर्सडे को समाप्त होता है। इसके अनुसार जून 2021 का जो सेटलमेंट है वो 28 मई 2021 को प्रारंभ हुआ और 24 जून 2021 को इसकी एक्सपायरी होगी। बाजारों के शुक्रवार के रुझान को देखकर लगता है कि बाजार अब एक नई ऊंचाई की ओर अग्रसर हैं और पूरी संभावना है कि जून सीरीज में 15,800 से लेकर 16,000 के आसपास बाजार पीक आउट करेंगे। इसी बीच भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा एनुअल रिपोर्ट 2020-21 जारी की गई, वो भी 28 मई को ही आई है। आगे बढ़ने से पहले आइए उसके कुछ प्रमुख पहलुओं पर चर्चा कर लेते हैं। एक और जहां आरबीआई ने बैड लोन्स रेशो सितंबर 21 क्वार्टर में 13.5% तक जाने की संभावना जताई है, तो वहीं कुछ पॉजिटिव्स भी इस रिपोर्ट में दिखते हैं। आरबीआई ने बताया है कि दिसंबर 2020 तक जो प्रोविजन कवरेज रेशो है बैंक्स का वो 75.5% तक पहुंच चुका है और बैंक्स का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो भी 14.8% से बढ़कर 15.9% तक पहुंच चुका है। हालांकि आरबीआई ने यह भी बताया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बैंक को प्रोविजन करने हैं, जो इंटरेस्ट वेवर दिया गया है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पर, उससे बैंक्स के एनपीए बढ़े हैं मार्च क्वार्टर में। हालांकि ग्रॉस एनपीए रेशो जो बैंक्स की है वो 6.8% से गिरकर दिसंबर 2020 तक 5.7% तक पहुंच चुकी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह भी कहना है कि बैंक नोट्स जो करेंसी की सर्कुलेशन है वो चूंकि कोविड के चलते लोगों को ज़्यादा नकदी की ज़रूरत पड़ी, तो आशातीत अनुमानों के अनुसार 17% तक बढ़ी है। ये कुछ इन्फ्लेशनरी हो सकता है। इसके साथ साथ आरबीआई ने एक स्टडी पब्लिश की है एक एनुअल रिपोर्ट के साथ, जिसमें कहा गया है कि दिस असेसमेंट शोड that liquidity injected to support economic recovery can lead to unintended consequences in the form of inflationary asset prices, and providing a reason that liquidity support cannot be expected to be unrestrained and indefinite and may require calibrated unwinding once the pandemic waves are flattened and real economy is firmly on recovery path। यानी आरबीआई का कहना है कि जो बाजार में लिक्विडिटी यानी तरलता है जिसके कारण मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं, ये लिक्विडिटी सपोर्ट सदा के लिए बना रहेगा। जैसे जैसे कोविड के केसेस खत्म होंगे ये लिक्विडिटी सपोर्ट विड्रॉ किया जाएगा और तब इन्फ्लेशन के आसार बन सकते हैं, जो मार्केट को अच्छा नहीं लगता है। आरबीआई स्टडी में एक सवाल पूछा गया है, इज द बबल इन स्टॉक मार्केट्स रैशनल? एक तरफ तो वो कह रहे हैं क्या ये बबल है, और दूसरा इसमें रैशनैलिटी क्या है। तो पहला जो इसमें रैशनैलिटी आरबीआई की इस रिपोर्ट में दिखती है कि प्रेजेंट वैल्यूएशंस आर सपोर्टेड बाय इंप्रूव्ड कॉर्पोरेट अर्निंग्स, यानी कंपनी के प्रॉफिट्स और दूसरे पैरामीटर्स में आशातीत बढ़ोतरी हुई है। इसके कारण से कुछ पार्ट में ये रैशनल भी लगता है। लेकिन दूसरी ओर अगर प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल और डिविडेंड यील्ड्स के नज़रिए से देखें तो मार्केट्स अपीयर ओवर वैल्यूड। द डिविएशन फ्रॉम एक्चुअल पीई from its long-term trend shows that the ratio is overvalued. Measures of dividend yield also signal that markets are getting overpriced. यानी आरबीआई का मानना है कि मार्केट्स धीरे धीरे ओवरप्राइस जोन में जा रहे हैं और यहाँ से करेक्शन की उम्मीद है। निवेशकों, आरबीआई के आकलन के अनुसार ये सावधान हो जाने का समय है, परंतु बाजार अभी उन्माद अर्थात यूफोरिया के दौर में से गुजर रहे हैं और इसी जून सेटलमेंट में 24 जून तक
निफ्टी पर 15,800 से 16,000 के बीच एक नया हाई लगने का बेताबी से इंतज़ार कर रहा है बाजार। वहां पहुंचने के बाद ही बाजारों को आरबीआई की पॉलिसी याद आएगी। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या कारण है जो बाजारों में तेजी का दम भर रहे हैं। एफआईआईस अर्थात विदेशी निवेशकों का रुझान पॉजिटिव है। 2021-22 में अब तक यानी 2 महीने में, अप्रैल और मई के महीने में विदेशी निवेशकों ने कुल 13,034 करोड़ की बिकवाली की है, लेकिन ये एक परिवर्तन हुआ है पिछले 7 दिन में। तो पिछले 7 सेशंस में एफआईआईस के द्वारा 6,665 करोड़ की खरीदारी हुई है और यही कारण है कि बाजार अपने ऊपर की ओर जाने का क्रम एक बार फिर शुरू कर रहे हैं। इसी कारण से निफ्टी अब बड़े वेग से 15,200 के ऊपर निकला है, यानी 15,200 का स्तर छूने के बाद काफ़ी समय से निफ्टी 14,200 और 15,200 के दायरे में घूम रहा था, और जब ये 15,200 का स्तर टूट चुका है तो अब ऊपर की ओर एक नया दायरा बनेगा जो 15,200 से लेकर 16,000 के बीच होगा। एक और ट्रेंड जो देखा गया है वो है कि एफआईआईस फ्रंटलाइन स्टॉक्स की ओर झुकाव बढ़ा रहे हैं। इसी कारण से अब मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में बढ़ोतरी थमती हुई दिखेगी। कुछ और कारण हैं। कोविड के केसेस में, नए कोविड के केसेस में लगातार गिरावट, ये दौर आगे और बढ़ने की संभावना है और नए केसेस काफ़ी तेज़ी से नीचे आएंगे ऐसी संभावना है। इसके साथ ही 4 जून को आने वाली आरबीआई की बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स को यथावत रखने के साथ ही बाजारों को एक पॉजिटिव संदेश मिलेगा। और अभी कुछ समय में एक भारत की ओर से वित्त मंत्री उस पर विचार कर रही हैं, एक नया राहत पैकेज आने की भी उम्मीद है और ये सब चीज़ें बाजार को ऊपर का क्रम कम से कम जून सीरीज में जारी रखने का एक मदद करेंगे। इस बुल रन की आखिरी कड़ी जो है उसमें रेट सेंसिटिव शेयरों का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस, मेटल्स, ऑटो और रियल एस्टेट के शेयर शामिल हैं। निवेशक बाजारों के ऊपर जाने की स्थिति में इन स्टॉक्स में जब ये क्योंकि बड़ी तेजी से बढ़ेंगे तो इनमें मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मोमेंटम स्टॉक्स जो बाजार की तेजी के साथ ऊपर बढ़ते हैं और बाजार जब गिरते हैं तो उतनी ही तेजी से नीचे आते हैं, उनको कहा जाता है मोमेंटम स्टॉक्स। वो भी आज बहुत ऊंचे पीई मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रहे हैं, तो उनमें भी मेरा सुझाव होगा आप अपना आकलन स्वयं करें कि उसमें आप कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। अडानी एंटरप्राइजेज एक प्रमुख कंपनी है। ये एक बड़ा ट्रेडिंग हाउस है जो पावर ट्रेडिंग, कोल ट्रेडिंग और एग्री प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग में काम करता है। इसके अलावा कुछ कमोडिटी ट्रेडिंग में भी ये कार्यरत है। इस कंपनी का मौजूदा भाव जो शुक्रवार की क्लोजिंग है वो 1,302 रुपये है। एक साल के अंतराल में इस कंपनी का स्टॉक 8 गुना बढ़ा है और आज के भाव के अनुसार इसका प्राइस टू अर्निंग यानी पीई रेशो 155 है, जबकि मार्केट का एवरेज पीई रेशो 35 के आसपास है। और पिछले 3 वर्षों में जब भी हम किसी कंपनी का आकलन करें तो 1 वर्ष का आकलन करना उचित नहीं है, क्योंकि कोविड के कारण काफ़ी उतार चढ़ाव हमने देखे हैं। तो अगर 3 वर्षों का इसका आकलन हम करें तो इसका रेवेन्यू ग्रोथ जो है 3 साल में एवरेज 3.3% और नेट प्रॉफिट ग्रोथ 6.8% से बढ़ा है। तो क्या कारण है इस स्टॉक का 8% बढ़ जाना? मोमेंटम और लिक्विडिटी के कारण ये सब हुआ है। तो ध्यान रखिए, आप खुद निर्णय कर सकते हैं कि जब बाजार नीचे आएंगे तो इस तरह के स्टॉक्स में करेक्शन किस हद तक हो सकता है। अभी हमने जो कारण गिनवाए, इन सब के बावजूद फिलहाल बाजारों में
गिरने का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है। यानी तुरंत प्रभाव से शॉर्ट टर्म में अगले 15-20 दिनों में मुझे नहीं लगता कि बाज़ारों में कोई बहुत बड़ी गिरावट के संकेत हैं। और यहाँ पर मैं एक प्रमुख पैरामीटर की ओर इशारा करूँगा जो हमें बताता है कि बाज़ारों का शॉर्ट टर्म रुख क्या है, और ये पैरामीटर कहा जाता है विक्स। विक्स अर्थात वॉलेटिलिटी इंडेक्स। शुक्रवार को बाजार का विक्स 12% गिरकर 15 मास के न्यूनतम स्तर 17.4 पर बंद हुआ। विक्स का गिरना क्या दर्शाता है? जब विक्स गिरता है तो बाजार की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। निवेशकों से निवेदन है कि आने वाले समय में विक्स पर ध्यान रखें। जब तक ये विक्स 30 से ऊपर का स्तर नहीं दिखाता, बाजारों में कोई बड़ी गिरावट के संकेत हम नहीं देखेंगे। पिछली जो मार्केट क्रैश हुआ था मार्च में, उस समय यह विक्स का स्तर 70 से 80 तक भी पहुंचा था। अगले अंक में हम इसी इंडिया विक्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें और अपने निवेश को एक बार ध्यान से समझ लें, और जैसे जैसे बाजार ऊपर की ओर आए तो अगर चाहें तो जो मैंने क्षेत्र बताए उनमें आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और नए निवेशक आने वाले समय का इंतज़ार करें, जब बाज़ार में करेक्शन आए तभी नया निवेश करें। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में विक्स पर विशेष चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।